नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीएचएसएल 2024 का जो टायर 1 का एग्जाम लिया गया था। उसके अंदर जो 1 तारीख की जो शिफ्ट थर्ड हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में यही बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सवाल पूछा गया था कि यदि 100 कलमों का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो 140 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ परसेंट पूछ रहा था। कुछ नहीं करना आपको इस सवाल में। देखो, 100 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस है, वो 140 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो आपको लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस का रेशो निकाल लो। कितनी वैल्यू आएगी? 7:5, यानी कि 5 का आइटम आपका 7 पर बिका है, यानी कि 2 का प्रॉफिट है कितने पर? कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 5 पर इंटू 100 करें, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? यहाँ पर 5 से काटेंगे अगर 100 को, तो 20 बार कटेगा। 20 इंटू 2 यानी कि 40%, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो चलता है आपके अगले क्वेश्चन पर। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। अगले चलता है, अगला बोला जा रहा है आपसे पर साधारण ब्याज पे एक धनराशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? देखो, कुछ नहीं करना। 7 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, यानी कि यहाँ पर उसको 1 का ब्याज मिला होगा, है ना। 1 का ब्याज मिला और एक तो खुद धनराशि रही होगी, यानी कि 1 का ब्याज मिला है 1 पर, 7 वर्ष में मिला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी आ जाएगी? आप लोग कितनी आएगी? तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आप लोग? 100/7, यानी कि ये आपका क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अगले स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज की समान दर पर, यानी कि इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो रही है, मतलब कि उसको 3 का ब्याज मिला होगा। ठीक है, 3 का ब्याज मिला है कितने पर? 1 पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 100/7। ठीक है, बटे में 7 चलता ही है। और टाइम पूछ रहा है आपसे, तो टाइम को 30 इंटू कर देता है। 100 से 100 उड़ गया, 7 3 21, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से बताया मैंने आपको, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट। अगले चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के बीच का जो कोण है वो 40 डिग्री का है, तो अन्य दो समद्विभाजक को एक दूसरे को खालिस्तान कोण पर काटेंगे। देखो, ये आपका एक क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि एक समद्विबाहु, यहाँ पर क्या है? एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक कोण जो है, यानी कि ये वाली बराबर भुजा और ये वाली बराबर भुजा है, इसका जो कोण है वो 40 डिग्री का है। तो आपसे बोला जा रहा है कि दोनों कोणों के समद्विभाजक के कोण कितने होंगे, यानी कि ये वाला और इसका जो बाइसेक्टर है, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर का मध्य जो एंगल बनेगा, ये वाला। ठीक है, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ। ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर बनेगा यहाँ पर, इस ये कोण कितने, यानी कि कोण कितने डिग्री का होगा, वो पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है इस सवाल में। आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल बाइसेक्टर का, यानी कि जो बीच वाला कोण होता है, अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है और बीच का पॉइंट ओ है, तो बी ओ सी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 90 प्लस का क्या होती है? एंगल ए का हाफ। ये होता है ये हर ट्रायंगल के लिए, यानी कि हर त्रिभुज के लिए क्या है? 70 है। तो कौन है कितना की वैल्यू आप बोलोगे? 40 डिग्री है। 40 का आधा यहाँ पर कितना होता है? 20। अगर 90 में भी जोड़ूंगा तो 110, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले चलता है। क्वेश्चन दे रखा था वो आपको यहाँ पर एक टेबल का दे रखा था। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आयु के माध्य, यानी कि मीन का और मॉड का बीच का आपको क्या बताना है? अंतर बताना है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, आपको मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, मीन का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है? समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सभी जितने भी आपके पास डेटा है उन सबका सम बटे टोटल नंबर ऑफ डेटा। आप ये होता है कि नहीं होता? होता है। अगर टोटल यहाँ पर 6 साल के बच्चे हैं, उनकी जो बच्चों की संख्या वो 8 है, तो टोटल यहाँ पर इनकी एज कितनी बनेगी? 48। इसी प्रकार से आपको सबको जोड़ना है, सब में सभी बच्चों को संख्या का भाग देना है, उसके अंदर आपका क्या निकलेगा? मीन निकलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग 8 संख्या 48। ठीक है, 7 की 21, 8 7 56, है ना। उसके अलावा 9 दूनी 18 और 10 दाई के 10 दूनी, यानी कि 200 आ गया। ठीक है, अंतर। अब जोड़ेंगे अगर आप इसको, तो कितनी वैल्यू बनेगी? देखो, 18 और 48 कितने होते हैं? आप बोलोगे 50 6 50 60 66, 66 होते कि नहीं होते? होते, है ना। 66 और 21 कितनी वैल्यू होती है? आप बोलोगे 6 2 8 और एक 7, 87। 87 56 कितनी वैल्यू होती है? 7 6 13, 8 5 13 और एक 14, 143 और 200, यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी? 343। यानी कि आप इनको आराम से जोड़ लेना, आपकी जो वैल्यू बनेगी वो कितनी वैल्यू बनेगी? आप लोग की 343 बनेगी। ठीक है, अंतर। ठीक है, सभी बच्चों की टोटल संख्या कितनी है? आप लोग 8 प्लस का 3 11, 11 7 18, 18 2 20, 20 20 40, 40 है कि नहीं है? ये आपका क्या निकल गया? आप बोलोगे मीन निकल गया। ठीक है, क्या अंतर? ठीक है। बहुलक, बहुलक निकालना पड़ेगा आपको। बहुलक की वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे बहुलक वो नंबर होता है जो बार बार आता है, यानी कि ये डिपेंड नहीं करता कि वो नंबर कितना छोटा है कितना बड़ा है, वो ये डिपेंड करता है कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है, वही तो होता है बहुलक। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब देखो, 8 8 मतलब कि जो जिन बच्चों की उम्र 6 साल है वो 8 बच्चे ऐसे, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल है उन बच्चों की संख्या कितनी है? 20 बार है। यानी कि 10 10 जो नंबर है, 10 नंबर जो है वो 20 बार रिपीट हुआ है, यानी कि 12 नंबर तक किसी ज़्यादा है। आप बोलोगे यहाँ पर जिन बच्चों की आयु 10 साल है उनकी बारंबारता ज़्यादा है, यानी कि इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा? आप बोलोगे 10 होगा कि नहीं होगा? होगा।
मैंने 10 ही क्यों लिया, 20 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमसे एज का पूछ रहा है ना कि बच्चों की संख्या का पूछ रहा है। ठीक है अंतर, ठीक है। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 10 को आप इधर भी लिख सकते हो क्योंकि 10 से छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। सॉल्व करेंगे अगर आप इसको ध्यान से तो कितनी वैल्यू बनेगी, देखो अगर आप 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, आप लोग 34.3 बनेगी। 4 से भाग देंगे तो 4 8 32 होते कि नहीं होते, होते हैं। तो 10 माइनस का 4 8 32, 4 8 32, 2 3 बचेगा, 4 पंजे 20, है ना। तो 8.5 लगभग घटेगा ही। ठीक है, तो कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास यहाँ पर, आप बोलोगे 10 में से 8 गए तो यहाँ पर 2 बचते, 2 से छोटी वैल्यू आएगी। 2 से छोटी केवल एक ऑप्शन में अंदर वैल्यू है, इनके ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे पर यदि ए रेशो बी की वैल्यू इतनी है, बी रेशो सी की वैल्यू इतनी है, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी। देखो मैं एक बात जानता हूँ कि जो सी का रेशो होगा वो 5 से कटने वाला होगा, तो 5 से कटने वाले दो ऑप्शन नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन थर्ड फोर्थ हो सकता है या ऑप्शन पहला हो सकता है। बात करें बी की, ए की, तो ए जो होगा वो 3 से कटने वाला होगा, तो ये वाला भी आंसर नहीं है, तो यही ऑप्शन है, ऑप्शन पहला, क्योंकि 6 जो है किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे पर उम्मीदवार है ए और बी जिनके बीच में चुनाव होता है। ए को डाले गए कुल मतों का 33% वोट मिलता है, फिर भी वह 55,522 मतों से हार जाता है। बी को कुल कितने मत प्राप्त हुए वो आप सबको पूछा रहा है। देखो ए को टोटल कितने मत मिले, 33%। अब हर चीज़ अपने आप में कितने होते हैं, 100% होती है, यानी कि बी को कितने मिलेंगे, आप बोलोगे 67% मिलेंगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बी है उससे ए कितने, यानी कि जो ए है वो बी से कितने मतों से हारा होगा, आप लोग यहाँ पर 67 माइनस का 33 यानी कि 34% वोटों से ये हारा होगा कि नहीं हारा होगा, आप लोग बिल्कुल हारा होगा। तो ये 34% की वैल्यू इंडायरेक्टली आपको कितने रखी है क्वेश्चन में, 55,522 रखी है। और आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि बी को कुल कितने मत प्राप्त हुए, आप बोलोगे बी को टोटल 67% मत प्राप्त हुए, यानी कि आपसे इंडायरेक्टली बोल रहा है मेरे भाई कि तुम तो ये बता दो हमें कि 55,522 जो है वो अपने आप में 34% की वैल्यू है, तो तुम हमें बताओ 67% की वैल्यू कितनी होगी। बस आपको इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34 होता है, 17 से काटेंगे 17 तो 51 होते हैं। कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास, 4 5 बचेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप लोग 112, 17 का भाग देंगे तो 17 सिक्के 102 होते हैं, 100, फिर आपके पास 10 बच जाएगा, 17 सिक्के 102, यानी कितनी बार कटा, आप बोलोगे कितनी बार कटा। बट्टी में कितना चल रहा है, आप बोलोगे 2 चल रहा है। 2 का भाग अगर आप इसके अंदर देंगे तो 1 6 3 3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है अंत तक, ठीक है। आपको इसको किससे इंटू करना है, 67 से इंटू करना है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, इकाई का अंक कितना बनेगा, 1 बनेगा। एक 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 जो है केवल और केवल ऑप्शन पहले दूसरा और चौथे में बनना है, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। अब मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी और कोई चांस नहीं है। नहीं तो आप यहाँ पर क्या चेक कर सकते हो, डिजिटल सम चेक कर सकते हो। अगर सम देखेंगे तो 3 और 6 और 3 9, 4 बनेगा यहाँ पर, 7 4 13, 13 यानी कि 4, यानी कि सम बनना चाहिए कितना, 7, 4 तक 16, 16 और 7 बनना चाहिए। 7 जिस भी यहाँ पर नंबर के अंदर, जिस भी डिजिट के अंदर बन रहा होगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन पहले के अंदर बात करें तो 9 का 9, 4 3 7 बन रहा है 7, आप लोग बिल्कुल सही बात है। दूसरे ऑप्शन के अंदर बात करें तो 9 और 4 3 7। ठीक है, ये सब में बनेगा तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई चांस नहीं है। ठीक है, 116 को मुझे 67 से इंटू करना है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो कर देते हैं फटाफट फटाफट। 7 1 21 2 लगी, 7 21 21 2 कितने होता है, 23 2 लगी, 16 7 112 112 और 2 114, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 6 से इंटू करेंगे, 6 18 6 18 1 19, 1 लगेगी, 16 96 1 97। ठीक है, एक ही जगह 1 8 3 11 है ना, लास्ट में 11 आएगा, ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता, ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। उसके अलावा एक आंसर लगेगी 9 4 13, 13 और 1 14 यानी कि 4 आएगा, तो 4 इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अगला बोला जरा आपसे पर यदि किसी वस्तु के मूल्य में है ना 35% वृद्धि की जाती है, तो एक परिवार को उस वस्तु की खपत में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि उसके मूल्य में वृद्धि ना हो। मान लो कि एक प्रोडक्ट था पहले 100 रुपये का आता था, आज कितने रुपये में वृद्धि हो गई, 35%, यानी कि 135 का आ रहा है। अब वो परिवार चाहता है कि हमारा आज भी 100 रुपये खर्च हो, 135 रुपये खर्च ना हो, तो कितना कम करना पड़ेगा। आज का मूल्य तो 135 है, यानी कि उसको 35 रुपये कम करना पड़ेगा 100 पर लाने के लिए। कितने % में से, आप लोग 135 में से। कॉस्ट प्राइस तो आपकी ये रही, तो बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ चुका है। अगर ध्यान से काटेंगे तो यहाँ पर 35 लिखा हुआ था, फिर से काटेंगे आप इसको, आप जो यहाँ पर इसको काट सकते हैं 5 से काटेंगे। अगर आप 5 से तो कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा। 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 होते हैं, और उसके अलावा 5 7 35 होते हैं, 27 आ गया बट्टे में। ऊपर कितना लगा हुआ है, 700, 700 बटा 27, 700 बटा 27, भट्टी में 27 आएगा, सब में आ रहा है। अब मैं यहाँ पर पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं ये देखूंगा कि कौन से ऑप्शन में इकाई का अंक 0 बन जाएगा। अगर पहले ऑप्शन के अंदर बात करें 7 5 35, 5 और 3 8, ये नहीं बन पा रहा। बात करें दूसरे ऑप्शन की तो 7 5 35, 35 2 37, 7 बन रहा है, ये नहीं बनेगा। अगले ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो 7 5 35 होता है, 35 और 4 कितने होता है 39, यानी कि 9 बन रहा है, ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। बच गया ऑप्शन 4, तो ये करेक्ट है। वैसे आप चेक कर सकते हो, 7 5 35, 35 5 40 होता है, इकाई का अंक 0 बन रहा है, इनका ऑप्शन 4 ही करेक्ट है। ठीक है, जरा आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि सी डी केंद्र ओ वाले
88 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, अंतर ओसी वृत्त को पी पर, जबकि ओडी जो है वृत्त को वी पर काटता है। सीओडी की एंगल जो है, एंगल सीओडी, उसकी वैल्यू 90 डिग्री है। पीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि ओडी ओसी से 1 सेंटीमीटर अधिक है तो सीडी की वैल्यू बताओ। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये मेरी गारंटी है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा आपने क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, बाकी मैं वापस जूम इन कर लूँगा क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, लिखने के लिए स्पेस नहीं है इतना। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, आप इस प्रकार से मान लो ये क्या है, आपका एक सर्किल है ना। आपसे आप बोला जा रहा है कि सी डी जो है वो इसकी एक जीवा है ना। सी डी जो है वो इसकी इस प्रकार से क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, सी डी क्या है, एक इसकी स्पर्श रेखा है। ये सी डी क्या है, इसकी एक स्पर्श रेखा है। ये सी डी इसकी एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। आपसे आप बोला जा रहा है कि केंद्र ओ है। सी को अगर मैं ओ से मिलाता हूँ और ओ को अगर मैं डी से मिलाता हूँ तो ये पी पर काटता है, वी पर काटता है। ठीक है, अंत तक ठीक है। आपसे आपको बोला जा रहा है कि पीसी की वैल्यू 6 है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, आप वापस पढ़ सकते हो। पीसी की वैल्यू कितनी है, 6 है। और उसके साथ में बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि जो आपका ओसी है ना, ओसी उससे एक ज़्यादा है, कौन, ओडी, ये बोल रहा है। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि आप जो है हमें किसकी वैल्यू बता दो। आप जो है हमें इस सी डी की जो वैल्यू आएगी इसका क्या बताना है आपको, यहाँ पर आधा बताना है। ठीक है, ये जो सी डी आएगी इसकी वैल्यू का क्या बताना है, आधा बताना है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे। ठीक है, अंत तक ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक सा बता देता हूँ कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। उसके साथ में आपसे बोला जा रहा है कि 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अंत तक ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उनमें से एक आंसर, ये बात तो क्लियर है अंत तक, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो अब मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ और ऑप्शन का सहायता लेता हूँ कौन सा ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि हमारे को लिखने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। ठीक है, ये आपके ऑप्शन से दे रखे थे क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखेंगे। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या बोल रहा है, देखो सी डी की वैल्यू का आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आधा दे रखा है। सी डी की वैल्यू क्या दे रखा है, आपको आधा दे रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि आपसे सी डी की वैल्यू का आधा ही पूछ रहा है। यानी कि आधी की वैल्यू, अगर मैं आधी की वैल्यू अगर 16.5 मानूँ तो पूरी की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 33 आएगी, नहीं आएगी, आएगी। अब मुझे पता है कि 90 डिग्री के एंगल में 33 का कोई ट्रिपलेट नहीं बनता क्योंकि फिक्स वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये 33 का क्या नहीं बनता, ट्रिपलेट नहीं बनता। तो मैं एक बार इसको यहाँ पर क्या करूँगा, इग्नोर करूँगा। ठीक है, और उसके अंदर मैं अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करवा के देखूंगा, जिस भी ऑप्शन के अंदर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई वो मेरा आंसर होगा। तो 33 से हमारे पास कोई ट्रिपलेट नहीं बनता, तो ये वाला हम एक बार ऑप्शन नहीं उठाएंगे। बात करें ऑप्शन दूसरे की, 31 का ट्रिपलेट कौन सा होता है, 62। 31 का दुगना आएगा यहाँ पर 62, और 62 से भी कोई ट्रिपलेट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि रूट के अंदर वैल्यू आएगी जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको भी छोड़ते हैं एक बार को। बात करें ऑप्शन थर्ड की, ऑप्शन थर्ड के अंदर देखा है 15.5, यानी कि इसका दुगना कितना होगा, आप बोलोगे 31 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब वापस 31 का कोई ट्रिपलेट नहीं होता। ठीक है, तो इसको भी छोड़ देते हैं हम, है ना। अब बात करते हैं ऑप्शन फोर्थ, यहाँ पर दे रखा है 14.5, कितनी देर वैल्यू दे रखी है, 14.5। 14.5 का दुगना कितना होता है, आप बोलोगे 29 होता है कि नहीं होता, होता है। अब हमारे पास एक ट्रिपलेट है, एक हमारे पास क्या है, ट्रिपलेट है। कौन सा ट्रिपलेट है, वो है हमारे पास 20, 21, 29 का। क्या होता है, 20, 21, 29 का। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ये आपकी सीढ़ी भुजा कौन सी भुजा है, आप लोग सीढ़ी जो भुजा है हमारे पास, ये हमारे पास कर्ण भुजा है। कौन सी भुजा है, ये एक यहाँ पर हाइपोटेनस वाली भुजा है, हाइपोटेनस वाली भुजा है। ठीक है, क्या अंत तक ठीक है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ओसी की वैल्यू ओडी से 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर अधिक है। देखो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, पढ़ सकते हो इसको। अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या 20, 21 से एक अधिक नहीं है, क्या है, यानी कि जरूर से जरूर यहाँ पर ये वाला ट्रिपलेट सेट कर रखा होगा, तभी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सेटिस्फाई करवाएगा। अगर इसकी वैल्यू 20 है, इसकी वैल्यू 21 है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू रही होगी, आप लोगों की 14 वैल्यू रही होगी। अगर यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर भी 14 रही होगी, क्योंकि केंद्र ओ आपका सेंटर है, तो ये आपकी रेडियस बनेगी। अगर ये 14 है तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलोगे 7 बनी होगी कि नहीं बनी होगी, बनी होगी। तो मैं ऑप्शन की यहाँ पर सहायता लूंगा, नहीं तो बेसिक से बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब में यहाँ पर ऑप्शन से क्वेश्चन कोड है, तो आपका जल्दी आंसर बन जाएगा। यहाँ पर क्या कितनी वैल्यू बनेगी, 29 से बनेगी, क्योंकि 20, 21, 29 का हमारे पास ट्रिपलेट होता है। आप वैल्यू सेटिस्फाई करवा के देख लेना, आपका ट्रिपलेट सेटिस्फाई हो जाएगा। वैसे आपको याद भी होगा ट्रिपलेट। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन फोर्थ होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक भी जो आपकी कंडीशन है उसको क्या नहीं करता, ये वॉल्यूशन नहीं करता, तो आपका जो ऑप्शन फोर्थ होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज़। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि पी क्यू को 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के का उपयोग करके 150 रुपये का भुगतान करना है। ठीक है, कुल 50 सिक्कों का वो उपयोग कर सकते हैं। यदि उपयोग किए गए 2 और 5 के सिक्कों का अनुपात जो है वो 5:7 है, 5:2 है, तो 10 के भुगतान किए गए सिक्कों की संख्या कितनी है। देखो कैसे लिखा देंगे इस क्वेश्चन को। देखो 2 रुपये के सिक्के आपके पास, ये मैं वैल्यू बता रहा हूँ, है ना, ये वैल्यू है, और ये आपकी कॉइन है ना, ये कॉइन है आपकी 2 रुपये के,
₹5 के और ₹10 के सिक्के, ऐसे ही बोल रहा है आपसे यहाँ पर। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ₹2 कितने सिक्के, आप बोलोगे 5 सिक्के, यानी कि मान लेता हूँ 5x सिक्के। हाँ, ₹5 के कितने सिक्के, आप बोलोगे 2x सिक्के। क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। और क्वेश्चन में आपसे ये बोला हुआ है कि टोटल जो सिक्के वो 50 है। देखो, अगर 5x इसकी वैल्यू, 2x इसकी वैल्यू, तो 10x, जो 10 आपके सिक्के बचे, है ना। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जो आपके ₹10 के सिक्के बचे उनकी संख्या कितनी बनेगी, आप बोलोगे 50 माइनस का 7x बचेगी, नहीं बचेगी, बचेगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब देखो टोटल वैल्यू कितनी बन रही है, यानी कि टोटल कितने का पेमेंट करना है आपको, ₹150 का। यानी कि इन सबको जोड़ने के बाद में जितने भी सिक्के मेरे पास बनेंगे उन सबको जोड़ने के बाद में मेरे पास कितनी वैल्यू बचनी चाहिए, आप लोग यहाँ पर, मेरे पास वैल्यू बननी चाहिए ₹150 की। तो टोटल कितनी वैल्यू बन रही है यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर 5 दूनी की 10 यानी कि 10x, ठीक है, प्लस का 5 दूनी की 10x, है ना, प्लस का यहाँ पर बनेगा 500, माइनस का कितना बनेगा 70x, ठीक है। और बराबर में कितनी वैल्यू बन रही है हमारे पास, आप लोग 150 बन रही है, ठीक है, बराबर में 150 बन रही है। और मैंने जो अभी 10 के नीचे लिखा था 50 माइनस का 7x, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना, क्योंकि एक्स वैल्यू जैसे ही निकलेगी हमारी उसके अंदर हम एक्स वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे तो 10 के सिक्कों की संख्या हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो 10 और 10 20, 20 में से अगर 70 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप लोग माइनस का 50x बचेगा। यहाँ पर 500 है, इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो 500 में से अगर मैं यहाँ पर 150 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप लोग माइनस का 350 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारे पास, आप लोग x की वैल्यू आ गई 7। अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो मैं 7 की वैल्यू जैसे ही यहाँ पर पुट करूँगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, आप लोग 50 माइनस का 7 इंटू 7 यानी कि 49। तो कितनी वैल्यू बनी, आप लोग 1 बनी, यानी कि 10 के सिक्कों की संख्या कितनी है, आप लोग 1 है। तो आपका ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे पर एक दुकानदार है जो कि 10% छूट देता है, फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य और वस्तु का क्रय मूल्य का कितना गुना है वो आपसे पूछा रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है और वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप लोग बिल्कुल सही बात है। वस्तु पर सेलिंग प्राइस पर यानी कि जो आपका मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस का पूछ रहा है आपसे यहाँ पर, तो मार्क प्राइस जो था, है ना, और सेलिंग प्राइस ये है। मैं मान लेता हूँ कि मैं थोड़ा सा गलत लिख देता हूँ बार, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। ये ऐसा क्यों लिखने में आ रहा है, ये ऐसा इसलिए लिखने में आ रहा है क्योंकि पसीना हो गया पूरे मोबाइल पे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, ठीक है। मार्क प्राइस है और ये आपका क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस बनेगा, ठीक है, क्या अंतर, ठीक है। अब देखो मैं मान लेता हूँ कि मार्क प्राइस कितना है, ₹100। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मार्क प्राइस पर 10% छूट देता है, यानी कि 100 का माल पर 10% छूट दे रहा है, कितने रुपये में बेच रहा है, ₹90 में बेच रहा है, ठीक है, क्या अंतर, ठीक है, ₹90 में बेच रहा है। फिर भी वह 10% लाभ अर्जित कर रहा है, यानी कि 110 की वैल्यू है अपने आप में। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, आप लोग इंटू 100 होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है, अंतर, ठीक है। तो आपसे आप यार इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, आपका आंसर आ चुका है। अगर ध्यान से देखेंगे तो 100 कट गया, 10 से 10 कट गया, यानी कि 11:9 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का कितना गुना है, आप लोग यहाँ पर 1.22 गुना है, क्योंकि 11 का अंदर 9 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, आप लोग 11 कम 11 होते हैं, 2 जीरो बनेगा आपके पास, 11 दूनी 9 दूनी 18 होते हैं, यानी कि 1.22 करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 1.2222 इस प्रकार से चलता जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी तक चलेगा, यानी कि 1.22 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक है, अंत तक, ठीक है। अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे पर क्या कि देखो अगले पे चलते हैं, अगला बोला जरा आपसे पर ये टेबल सी दे रखी थी आपको, यहाँ पर दे रखा था कि जनवरी मार्च अप्रैल, देखो जनवरी एरी, मार्च एरी, है ना, और अप्रैल एरी, इस महीने में उत्पादित पेन ड्राइव की संख्या के बीच का अनुपात कितना है। देखो पेन ड्राइव कौन सी है, रेड वाली, इसके बीच का रेशो बताना है। देखो ध्यान से देखेंगे, ये 20 का ही रेशो होगा, यानी कि 1500 होगा जनवरी के अंदर। उसके अलावा मार्च के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी सेम है, 1500 ही आएगा, है ना। इसका रेशो निकालेंगे यहाँ पर अप्रैल से, अप्रैल में कितने हैं, 3000, 3000 आ जाएगा। काटेंगे 1500 से तो ये कितनी बार कटेगा, एक रेशो दो में कटेगा, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है, आसान सा क्वेश्चन था। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर एक शंकु है जिसका वक्र प्रशीर क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है 2200, है ना, त्रिज्या 28 दे रखी है, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई पूछ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, अगर वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल दे रखा है, वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है, इसकी वैल्यू 2200 है ना। आपके पास जो वैल्यू दे रखी है आप इसके अंदर फिट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पाई की जगह 22/7 ले रखा है, लिखना है आपको, क्वेश्चन में बोला हुआ है। वैसे आप 22/7 ही लोगे, वैसे भी यहाँ पर 28 आएगा इंटू 100, बस काटेंगे। देखो 22 से ही कटेगा कितनी बार, 100 बार, इससे कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार। आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। ऑप्शन जो आपका फोर्थ हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा आराम से। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे पर एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 2500 से बढ़ाकर 3000 कर दिया, तो परसेंट वृद्धि कितनी करिए। देखो आपने कितने बढ़ाया, 500 बढ़ाए, कितने पर, 2500 पर, इतने पे तो बढ़ाए, इंटू करेंगे 100, बस आंसर आ गया। कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा, 20% आंसर। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर ही संख्या दे रखी थी, आपको यहाँ पर बताना था कि 11 से विभाज्य तो y का मान कितना होगा। मैं संख्या लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7,
है ना, और ये आपको वाई दे रखा है, आपको बताना है। देखो आपको इसके लिए भाजकता का रूल आना चाहिए, किसकी भाजकता का, 11 की भाजकता का, क्योंकि 11 का आपको यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा ऐसा वैल्यू रखे वाई की जगह तो ये 11 से डिविजल हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि 11 की भाजकता का नियम ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर ऑड प्लेसेस के अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सबका सम करूँ, और इवन प्लेसेस के अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं इन सबका यहाँ पर सम करूँ, और इन दोनों का अंतर अगर मैं निकालूँ तो या तो वो 0 बन जाए, या फिर कोई 11 बन जाए, या फिर कोई 11 का मल्टीपल बन जाए, तो वो पूरा नंबर किससे डिवाइड होता है, आप लोगों को 11 से डिवाइड होता है। ये आपको पता होना चाहिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो आप सेम प्रोसेस इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो देखो जोड़ेंगे अगर आप यहाँ पर ये, तो कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग, 1 3 4 होते हैं, 4 5 9 होते हैं, 9 7 कितना होता है, 16 होता है, 4 2 6 होता है, 6 6 12 होता है, 12 प्लस का वाई है ना, इसमें से घटाना है 12 प्लस का वाई। देखो अब मैं यहाँ पर वाई की मैक्सिमम वैल्यू 9 लिख सकता हूँ। अगर मैं 9 लिखूंगा यहाँ पर तो 12 9 21 होता है, और 21 को अगर मैं 16 में से घटाऊंगा तो 5 बचेगा, जो कि 11 का डिविजिबल का रूल का फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास मजबूरी है कि मुझे यहाँ पर 0 बनाना पड़ेगा कैसे करके। तो 12 में क्या जोड़ूँ ऐसा कि यहाँ पर कितना बन जाए, 4 9 बन जाए, तो क्या जोड़ना चाहिए, 4 जोड़ना चाहिए। तो 12 4 16 होता है, 16 में 16 घटेंगे 0 बनेगा, इनका ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले चलते हैं, अगला बोला जरा आपसे, पर ए और बी जो है किसी काम को मिलकर 9 दिन में, है ना, और बी जो है 15 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 45 आएगा, 9 पंजे 45 होता है, 15 3 45 होता है, 8 की एफिशिएंसी से 45 काम करना है तो कितनी बार कटेगा, 8 5 40 होता है, 5 बचेगा, 5 सही 5/8 आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन था, आइए आपने सबने कर लिया होगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रिगो से पूछा गया था। क्या पूछा गया था आपसे यहाँ पर, आपसे बोला जा रहा था कि कॉट ए की वैल्यू ये है तो आप इसकी वैल्यू बताओ। देखो आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे आधार बटा लंब होता है, आधार की वैल्यू 7 है, लंब की वैल्यू 1 है, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 7 का स्क्वायर 49 1 50, यानी कि अंडर रूट 50 आएगी। ठीक है, क्या अंतर, ठीक है, वैल्यू पुट करो यहाँ पर, 5 की जगह 5, कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, है ना। आधार की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे ये है, और लंब की वैल्यू ये है आपकी, बस वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर निकलता चल जाएगा। आधार बटा कर्ण, है ना। वैसे मैं चाहता तो यहाँ पर वैल्यू रखता भी नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण अंडर रूट 50 आएगा, ठीक है। और अंडर रूट 50 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, आपको ऊपर से दिख रहा होगा, यानी कि 7 5 35 और 39, 39 बटा 5 50 बचा कि नहीं बचा, बचा, लेकिन किस में, रूट में। ठीक है, ठीक है। अब देखो मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट कैलकुलेशन करूँगा, तो आप देख लेना, है ना। ठीक है, कॉस क्यूब है, कॉस क्यूब ये क्या होता है, आधार बटा कर्ण, है ना, सेम चीज़। आधार का इस क्यूब करूँगा तो कितना वैल्यू बनेगी, 343, आधार 7 था, 7 का क्यूब 343, 50 रूट 50 का क्यूब करूँगा तो कितनी वैल्यू बनेगी, 50 रूट 50 बनेगी, नहीं बनेगी, बनेगी, प्लस 7 की जगह साइन, साइन का क्यूब, साइन क्या होता है, आप बोलोगे लंब बटा कर्ण, लंब की वैल्यू 1 है, कर्ण की वैल्यू ये है, तो कितनी वैल्यू बनेगी, 50 रूट 50, कोई दिक्कत नहीं है अंतर, ठीक है। प्लस की जगह प्लस, 6 साइन क्या होता है, आप बोलोगे लंब बटा कर्ण, यानी कि *1/√50, यानी कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर 6/√50। ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास इसका कोई काम नहीं तो मैं इसको उड़ा देता हूँ, बस आपको इसको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 39 जगह 39 बटे में √50 बच रहा है, 50 बचने दो। अगर मैं नीचे देखूंगा तो 50 √50 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो 343 प्लस का 7 350, है ना, 350 प्लस यहाँ पर 6 और यहाँ पर 50 रूट 50 क्या आया, एलसीएम आया √50, इसके पास ऑलरेडी है, तो 50 इंटू होगा 6 पंजे 30, यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 300। ठीक है क्या, ठीक है, बस ये हो गया। ध्यान से देखेंगे, √50 से √50 कट जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, तो 39 इंटू क्या बच जाएगा, 50, बटे में कितना बचेगा, 750, 750। ठीक है, 13 से काटेंगे आप इसको तो कितनी बार कटेगा, 13 3 39 होते हैं, 13 पंजे 65, 50 बार कट गया, 50 से 50 कट गया, 3 आंसर है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। थोड़ी सी मिस्टेक करते ही आप क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा पूरा, ठीक है, तो ध्यान से कैलकुलेशन करना। अगले पे चलते हैं, अगला बोला जरा आपसे पर एक वृत्त की परिधि याद करनी है जिसका क्षेत्रफल इतना है। देखो आपको पता होना चाहिए कि 7 44 और 154 का रेशियो होता है। परिधि पूछ रहा है, जब रेडियस 7 होती है तो उसकी परिधि 44 होती है, और उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, 154 होता है। 154 आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, रेडियस पूछ रहा है, सॉरी सरकमफेरेंस पूछ रहा है, तो 44 आंसर होगा, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। ये तो नॉर्मल सा डेटा था, आपको पता होगा। अगले चलते हैं, अगला बोला जरा आपसे पर एक आदमी जो है स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है यदि उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय का दुगना समय लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। देखो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक आपको संबंध पता होना चाहिए, एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, नहीं तो अगर आप वैसे अगर आपको नहीं भी पता है तो आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बना के बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कौन सा रिलेशन आपको याद होना चाहिए। करने के लिए आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, क्या रिलेशन होता है, आप बोलोगे यहाँ पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जो लगने वाला
समय होता है वो क्या होता है, रिवर्स होता है। यानी कि अप स्ट्रीम में अगर लगने वाला समय दुगुना है तो उस दुगने समय को हम यहाँ पे लिखेंगे, और डाउन स्ट्रीम में लगने वाला अगर समय जो है वो 1 यूनिट है तो 1 यूनिट हम इस प्रकार से लिखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए और आपका आंसर आ चुका है। बस आपका आंसर इस प्रकार से निकलेगा, ये आपको संबंध पता होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की आपको वैल्यू पता होती है, क्या होती है, आप लोग एक्स माइनस का वाई अपॉन एक्स प्लस का वाई होती है। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग जो स्थिर जल में नाव की चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक्स की वैल्यू 18 है। तो 18 आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो, तो 18 माइनस का वाई अपॉन 18 प्लस का वाई बराबर 1:2 दे रखा है, तो आपको वाई की वैल्यू पूछ रहा है। आपको वैसे कंपेंडो डिपेंडेंडो आता होगा किस प्रकार सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो मैं बता देता हूँ फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो देखो 18 की जगह 18, वाई की जगह वाई रख दो, कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग 1 प्लस का 2 3 बनेगा, और 1 माइनस 2 माइनस का 1 यानी कि 1 बनेगा, तो वाई की वैल्यू कितनी बनेगी आप लोग 6 बनेगी। ठीक है, ये आपको कंपेंडो डिपेंडेंडो आपको पता होना चाहिए, CND रूल, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट आंसर होगा, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। ठीक है, नहीं तो आप ऑप्शन भी पिक कर सकते हो, नहीं तो आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन आपको ये मेथड से ज़्यादा आसान पड़ेगा, 2 सेकंड में आपको आंसर निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो दे रखा था वो पाई चार्ट का आपसे यहाँ पर पूछा गया था। आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि महाविद्यालय ई में देखो महाविद्यालय यहाँ पर ई है ना, उसमें क्रमशः स्नातकोत्तर यानी कि जो MA MSc या फिर MCOM होती है उसको बोलते हैं स्नातकोत्तर, यानी कि मास्टर डिग्री जो होती है उसको बोलते हैं स्नातकोत्तर में ई के अंदर। ठीक है, ई ये रहा आपका, और स्नातक स्तर में अध्ययन करने वाले ई वाले है ना विद्यालय में छात्रों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, 16,800 अगर टोटल 100% की वैल्यू है ना, इन दोनों का रेशियो पूछा है 16,800, अगर अपने आप में 100% की वैल्यू है तो इसका 22% इतना होगा, यानी कि ई विद्यालय के अंदर इतने छात्र पढ़ रहे होंगे। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है ना, इसका मुझे रेशियो बताना है। ठीक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 16,800 है तो 2 जीरो तो कट जाएंगे यहाँ पर, तो कितना बचेगा 22 है ना। इसका रेशियो हमें बताना है किससे, आप लोगों के 18,900 के 20% से। ऐसी हुई बात, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, 18,900 के 20% से। ठीक है, तो बटे में 100 आएगा तो 2 जीरो उड़ जाएंगे यहाँ से, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, तो मैं इन 2 जीरो को उड़ा देता हूँ। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 21 अट्टे कितना होता है, आप लोगों को 167 होता है, 21 नंबर कितना होता है 189 होता है। अगर आप और काटेंगे तो 4 दूनी के 8 होता है, 4 पंजे कितना होता है 20 होता है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बनी है आप लोगों की 44 से 145 से बचा के नहीं बचा है, इनका ऑप्शन जो फोर्थ हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर त्रिभुज ABC में AB जो है वो 6 इकाई है, BC जो है वो 8 इकाई है, और AC जो है 10 इकाई है। माना M जो है AC पर बिंदु इस प्रकार है, देखो मैं साथ के साथ बनाते चाहता हूँ नहीं तो टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। ठीक है, ये मान लो कि आपका एक ट्रायंगल है ना, आपसे क्या बोल रहा है भैया, ABC आपका एक ट्रायंगल है, AB जो है वो 6 है, BC जो है वो 8 है, और ये जो है 10 है। ठीक है, अंतर ठीक है। M जो है AC पर एक बिंदु है, M जो है भाई AC पर बिंदु है, VM जो है वो 6 इकाई है, ये भैया BM मैंने मिला दी, और ये 5 इकाई है। एक बिंदु D के साथ में त्रिभुज BMD बनाया जाता है। BMD कैसे बन सकता है, BMD ये किस पर होगा, ये BC पर ही होगा कहीं ना कहीं, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है। ठीक है, ये कोई मिड पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, त्रिभुज BMD ये वाला त्रिभुज त्रिभुज ABC के समरूप है, ये समरूप है। ठीक है, अगर BM का रेशो, ठीक है, अगर ये BM जो दे रखी है इसका रेशो AB के साथ में है ना, और BD का रेशो किसके साथ में है, वो आपको दे रखा है AC के साथ में, AC के साथ में। ठीक है, तो BD की वैल्यू पूछ रहा है, तो BD की वैल्यू पूछ रहा है। देखो आपको क्या तीनों इक्वेशन तीनों वैल्यू गिवन है, VM गिवन है, क्या गिवन है, AB गिवन है, AC गिवन है, BD गिवन है, ये पूछ रहा है तो निकाल देंगे बस। आपको इसके अंदर वैल्यू तो पटकनी है, आंसर आ गया। 5 के 5 क्वेश्चन में फॉर्मूला भी दे रखा है, बताओ और क्या चाहिए आपको। 5 के 5 BD की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू आपकी आएगी भाई 10 दे रखी है, काटेंगे 2 से 5 बार कटेगा, 3 बार कटेगा, 25/3, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। बताओ क्वेश्चन में आंसर है, अच्छा क्वेश्चन था। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो, आसान सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर वैल्यू बनेगी 2, 2 इंटू 5/2, ये ऐसी वैल्यू बनेगी, 2 से 2 कट जाएगा, 5 बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा, तो 5 बच गया किसका, माइनस का। यहाँ पर कटेगा 2 बार, 2 से अगर इसको काटेंगे तो 1/2 बार कटेगा, प्लस 6 बार कटेगा, 6 में 3 को भाग देंगे 2 आएगा, है ना। और वैसे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, क्या गड़बड़ी कर दी, क्योंकि यहाँ पर ये 9 का भागा अगर मैं 18 दूंगा 2 बार कटेगा, 2 इंटू 4 करूँगा तो 8 आएगा, 1/2 नहीं आएगा। ठीक है, मैंने बट्टी में समझ लिया था तो ये आएगा 8, 2 10 होता है, 10 में से 5 गया तो 5, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि एक रोलर है जिसकी जो त्रिज्या की रेडियस जो है वो 49 सेंटीमीटर है, लंबाई जो है 200 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए एक बार चलाने के लिए 700 चक्कर पूर्ण करने पड़ते हैं, तो खेल का मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप ये निकालो कि जो आपका रोलर है
उसका यहाँ पर परिधि कितनी है, उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं आप लोग 2πr से निकालते हैं कि नहीं निकालते, निकालते हैं। अब हमें पता है जब रेडियस 7 होती है तो उसका पेरीमीटर कितना होता है, 44 होता है। अब इसका 7 गुना है तो 44 का भी 7 गुना इसका पेरीमीटर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 28 और 2 कितना होता है 30, यानी कि 308 क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया। कब हो गया ये पेरीमीटर, जब हुआ है मेरे भाई, जब जाके क्या किया है हमने, यहाँ पर रोलर की जो यहाँ पर लंबाई है उसको कितना माना है, केवल और केवल 1 माना है। लेकिन यहाँ पर रोलर की लंबाई कितनी है आप लोगों की 200 है, तो इसको 200 से इंटू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो एक रोलर की जो मतलब कि रोलर का जो आपका डायमीटर निकलेगा यानी कि पेरीमीटर निकलेगा, उसका एक चक्कर पूर्ण होने से वो इतना सरफेस को क्या कर देगा, समतल कर देगा। इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो 308 को दो से इंटू करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोगों की, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई आप लोगों की 61,600। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अब ये रोलर ने चक्कर लगाया कितना, एक चक्कर में इतना भाग समतल कर रहा है। अब उसको कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, 700 चक्कर पूर्ण करने पड़ रहे हैं, यानी कि उसको किससे इंटू करना पड़ेगा आप लोग के 700 चक्कर से, यानी कि एक चक्कर में अगर इतना भाग समतल कर सकता है तो 700 चक्कर में इतना करेगा। ठीक है अंत तक, तो 700 से और इंटू करेंगे तो देखो 10 की पावर 4 तो अलग हो गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है, अगर इससे इंटू करेंगे तो 642 होता है। साथ ही 7 7 और 4 11, एक हाथ लगी 642 एक 43, 4312 इंटू 10 की पावर 4 करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन 4 सेटिस्फाई करवा रहे हैं। क्लियर हुआ होगा। अगले चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, एक पेंस आ रही है जो 60 रुपये और 75 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली दो दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए उसे, ताकि 65 प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो 60 रुपये किलो वाली एक है, 75 एक वाली है, और उसको 65 का मिक्सर बनाना है। बस आपको इसको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 75 में से 65 गए तो 10 बचा, 65 में से 60 गए तो 5 बचा, तो 2:1 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, 2:1 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका फोर्थ हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, दो यहाँ पर वृत्त है, इनकी जो रेडियस है वो 6 और 3 है। आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी कि TCT की आपको वैल्यू बतानी है, जिसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी दे रखी है। तो दोनों वृत्तों के बीच की दूरी पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, आपको पता होना चाहिए। TCT का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है 8, यानी कि ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट इसका बराबर होता है किसके, √d² माइनस R1 + R2 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, यानी कि 6 + 3 9 का स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अगर मैं रूट हटाऊंगा तो दोनों तरफ स्क्वायर आएगा, यानी कि यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग के 8 का स्क्वायर बन जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो डी का स्क्वायर बराबर में चल रहा है। तो 6 और 4 5 8 6 14, यानी कि √145 करेक्ट आंसर होगा। दोनों जो आपके केंद्र हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, √145 होगी। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपका यहाँ पर SSC CHSL का जो आपकी 1/7/2024 को जो आपकी शिफ्ट थर्ड हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड दोस्तों इससे पहले वाली जो शिफ्ट हुई थी, शिफ्ट सेकंड, उसका भी सोल्यूशन हमने बता दिया, तो आप इस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं। एंड उसके अंदर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर क्वेरी है तो वो भी आप वहाँ पर सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।